जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का बुक, जिसका विज्ञान है और पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, तो आपको बताते चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे कि पदार्थ है क्या। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि संसार में जितना भी वस्तु है सभी पदार्थ है। कुछ न कुछ पदार्थ से ही मिलकर बना है, ये पदार्थ ही है। सभी वस्तु पदार्थ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे जिनसे पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। बात समझ गए, सभी पदार्थ है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होता है या कुछ आयतन घेरती है। जैसे मान लीजिए पत्थर, तो कुछ न कुछ इसका वजन होगा और कुछ न कुछ स्थान घेरेगी। तो यही शब्द बोल रहा है। तो फिर चलिए नीचे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतंत्र कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से ये सभी वस्तु बनी हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था, जिस प्रकार भारत के लोग कह रहे थे दार्शनिक कि पदार्थ 5 प्रकार का होता ही है: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने रूपों में होता है, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत और संघन होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूपों के बारे में निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बने हैं। कहने का मतलब है एक्टिविटी नीचे दिए गए हैं, इसको प्रूव करना है। एक क्रियाकलाप से हो जाएगा कि लकड़ी के सतत से बना है कि कणों से मिलकर बना है। तो चलिए क्रियाकलाप को देखते हैं, एक्टिविटी को। क्रियाकलाप 1.1। एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भर जल का स्तर पर निशान लगा लें। इसको भर लीजिए आधा, इस पर टिक लगा दीजिए। दिए गए नमक के शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दीजिए। जल का स्तर में आए बदलाव या ध्यान दें। आपके अनुसार नमक के शर्करा का क्या हुआ? यहाँ कहाँ गायब हो गया?
क्या जल का स्तर में कोई बदलाव आया। कहने का मतलब यह कि एक बीकर में जल लीजिए और उसमें जल का स्तर पर निशान लगाइए, फिर इस शर्करा नमक या शर्करा में कांच की छड़ से उसे जल में घोल दें, उसमें नमक डाल दें। चलिए इसको देखते हैं। आप प्रश्न देगा। इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि 1.1 में दर्शाया गया है। यानी पहले पानी में नमक डाल दीजिए तो पानी में नमक घुल गया है, यानी कणों से मिलकर बना है। क्या ये दर्शा रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर गुणावर्धित किए गए जल के कण, जल है पानी, इसमें यहाँ पर टिक लगा दिया, फिर यहाँ पर जल पानी को मिला दिया, फिर जल यहाँ पर दिखा रहा है। चित्र 1.1 हो गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जलों के कणों के बीच एकीकृत स्थानों में समावेशित हो जाता है, यानी मिल जाता है। जल के कण में नमक क्या हुआ, मिल गया, यानी समावेशित हो गया। इस स्टेटमेंट से हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, क्रियाकलाप से पढ़ेंगे। एक्टिविटी देखा समझा रहा है। तो जैसे मान लिया पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल की 100 ml की पानी में घोलें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर से 90 ml जल में मिला दें। इस प्रक्रिया को घोल फिर इस उपयुक्त घोल में से 100 ml निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार से इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत माने पतला करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है। तो कहने का मतलब ये उसका हुआ, इसकी एक्टिविटी को 100 ml पानी में एक पोटेशियम परमैंगनेट घोलिए, फिर उसको घोलने के बाद 10% जल लीजिए, फिर जल को 100 ml में घोलिए, फिर उसमें से 10% लीजिए जल, फिर 100 ml फ्रेश पानी में घोलिए। तभी 5 से 7-8 बार इस तरह कीजिए। उसके बाद भी आप देखेंगे कि जल अब भी रंगीन है, अब भी क्या है, रंगीन है। यानी कहने का अर्थ इसका इस एक्टिविटी से मतलब ये हुआ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए पर 100 ml, फिर 100 ml में हुआ, उसके बाद फिर 100 ml 10 में निकाला, फिर 10 में 100 ml घुरा, फिर 10 में 100 ml घुरा, फिर निकाला किया। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत माने पतला करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, माने थोड़ा सा गाढ़ा से और हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। पानी के कलर बदलता माने वैसा ही रहता है, रंगीन आता है। यह प्रयोग दर्शाता है, ये एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक भी हमें मिलती रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब से रंग आप पानी में कलर घोड़िएगा, फिर इसमें उस कलर जब कलर बन जाएगा, फिर उस कलर को फिर सादा पानी में घोड़िए, मिलाइए, तो फिर उसका कलर चेंज होता है। फिर इसे करते करते 4-5 में मिलाइए, तभी कुछ ना कुछ कलर रह ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पदार्थ के कण इतना छोटा है कि तो एक्सपेरिमेंट दिया है, देखिए घेरे पर। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
इस ये दो एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया कि पदार्थ के बहुत छोटे कण होते हैं, इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। ठीक। 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। 1.21 पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कुछ गैप होता है। तो चलिए इसको इस एक्टिविटी से पढ़ते हैं, माने क्रियाकलाप से। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटाल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में विस्तृत हो गए। इस प्रकार जब हम चाय की या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। कहने का मतलब, जैसे पानी में नींबू पानी अब घोरते हैं तो कुछ नींबू का कण पानी मिल गया, यानी पदार्थ के कणों के अंदर कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें जाके समाहित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, रिक्त स्थान तो नहीं गायब होता है। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक बात जान गए हम कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और कण में कुछ पदार्थ में कुछ गैप होता है, ठीक है, वो रिक्त स्थान होता है। अब जानेंगे हम कि पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस एक्टिविटी से। क्रियाकलाप 1.3 अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रखें। इसे बुझी हुई बने अगरबत्ती जला नहीं, बुझा हुआ। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, अब इस अगरबत्ती को जला दीजिए, पहले जलवा नहीं था कोने में, अब जला दीजिए कोने में, ठीक ना। क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है? हाँ जरूर मिलेगा भाई, अगरबत्ती जल जाएगा तो दूर से मिल जाएगा, और नहीं जला हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो अपने परीक्षण को नोट कीजिए। इस स्टेटमेंट से कुछ बात हमको बताएगा। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लीजिए। मान लीजिए जल से भरे 2 गिलास ले लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें। पहले गिलास में 2 गिलास लीजिए, एक गिलास में लाल या नीली स्याही उसमें डाल दें और दूसरे में शहद डाल दीजिए। एक में लाल स्याही डाल दीजिए, दूसरे में शहद डाल दीजिए। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने परीक्षणों को नोट कीजिए, मैंने क्या होता है। स्याही की बूंद डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगा। जैसे अब जल में, एक गिलास जल में अपने स्याही डाला तो उसको फैलने में चारों तरफ पानी में कितना समय लगा या कितना मिनट लगा, समय पूछ रहा है। अब देखिए एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गरम पानी ले और दूसरे ठंडा पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में कोई ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चला। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने पर दर बदलती है, क्यों और कैसे। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इसको निष्कर्ष निकालेंगे हम। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, यानी कहने का मतलब अर्थात अपने गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों में की गति तेज हो जाती है, और तापमान बढ़ता है तो उसके कण क्या होता है, तेज गति होता है।
तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ की कण तेज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो इसको नोट कर लीजिए। कहने का अर्थ, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों में गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक बात याद रखिए, पदार्थ के कणों की गति और पदार्थ के गर्म करने पर दूसरे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देखते हैं, उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःसम्मिलित हो जाते हैं। देखा कि अपने जैसे पानी में नमक मिल गया, अपने आप मिल गया, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समवयस्क के कारण होता है। मतलब कुछ न कुछ उसमें रिक्त स्थान जैसे मिल गया। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर पदार्थ अलग हो गया, अगर दो पदार्थ अलग अलग पदार्थ हो गया, अगर कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अगर अपना आप मिल जाएगा तो विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है। गर्म करने पर क्या होता है, विसरण तेज होता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ एक दूसरे को कण आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 होगा। इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताइए गए ढंग से 4 समूह बनाए, मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह बिहू नर्तकी की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ ले, जैसे इस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। पकड़ ले एक दूसरे से। 1.3। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल अंगुली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। और चौथा समूह उपयुक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर एक छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। इस समूह को तोड़ना आसान था, और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों के एक दूसरे को सबसे अधिक बल पकड़ रखा था? क्रियाकलाप, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ का बेल्ट। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से एक कण अधिक बल में से एक दूसरे से जुड़े। एलपीजी क्या? एलपीजी वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी अस्पतालों में दी जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसे गाड़ी में भरा जाता है। एलपीजी खाना बनाने हो गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन रोगियों के लिए किया जाता है, का उपयोग होता है। ऑक्सीजन तो हम भी अभी ऑक्सीजन लेकर तभी बोलते हैं, नहीं तो बोल नहीं पाते। जैसा कि सभी मानव जीव जंतु, सभी विश्व पर धरती पर जितना भी जीव जंतु है, सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सबीरने का मतलब यह होगा दबाव, प्रेशर कितना उसको कम करके रखा जाए। जैसे मान लीजिए एलपीजी 15 केजी का सिलेंडर रहा, और उस सिलेंडर को आप चाहेंगे तो एक बहुत से बड़ा सिलेंडर में भर सकते हैं, नहीं तो आप 15 केजी के सिलेंडर में आपको भर सकते हैं। तेरे गैस का दबाव कितना, तो उसको जिस छोटे में 15 केजी में भरे तो संपीड़न हो गया, कम हो गया। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको। ये क्या बोलता है? संपीड़न काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यंत को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़न किया जा सकता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप 15 केजी के सिलेंडर में आप 4 केजी इसमें सिलेंडर भरा दें, तभी इसमें उसका पूरा मुंह तक भरा रहेगा। और उसी सिलेंडर में आप
5 लीटर का छोटा सिलेंडर लीजिए, उसमें 4 लीटर भरा दीजिए, तो उसमें भी पूरा का रह जाएगा, उसमें भी मुँह तक रहेगा। उसको आज जब छोटा करके भरा जाएगा तो संपीड़न दबाव कम हो गया। ये कहने का मतलब है हमारी नाक तक पहुंचने वाले गंध से बिना कोई रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं। इस मान लीजिए कहीं खाना बन रहा है, आप 10 फीट दूर से ही जान सकते हैं कि क्या बन रहा है, कैसे गमक आ रही है। अब गमक के पता से, गमक की वजह से आप क्या जान सकते हैं क्या बन रहा है, क्या पकाया जा रहा है। ये गंध गंध हम तक कैसे पहुंचा? हमारी 10 अगर 20 फीट पहले ही थे तब हमारा गंध कैसे छुपा? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। जो खाने वाले कण हैं वायु में क्या मिल जाता है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जाते हैं। पके हुए गर्म होने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में तक पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रवों के मिश्रण में से करें। कणों की तेज गति अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों के अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है, मिल जाता है। आपको बताए थे कि अगर कण अगर तापमान देने पर अधिक तेजी से क्या होता है विस्तृत होगा। तो मिल गया, वायु मिल गया, वातावरण मिल गया, तो हमारे नाक को तो चौंक गया। जिससे हम जान जाते हैं कि क्या चीज़ बन रहा है, यही कर रहा है। जिससे इसको दिया है ग्राह बताया है ठोस, और ये द्रव। ये ठोस का कण बहुत 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 माने सटा हुआ है, और द्रव कण माने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें गैप है, इसमें थोड़ा गैप होगा, इसमें ज़्यादा गैप है। और ये क्या हुआ, गैस में ज़्यादा इसका बहुत अत्यधिक इसमें गैप रहता है। ठीक है, यहाँ बता रहा है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है। मिश्र गैसीय अवस्था में कण की गति क्या होती है? अनियमित। उसका आकार कुछ भी आयतन तो फिक्स रहेगा, बाकी आकार बदलता रहता है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों में टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रसारित इकाई क्षेत्र पर लगे बलों के कारण गैस का दबाव बनता है। प्रश्न, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। जिसमें मैंने घनत्व उसको बोल गए हैं जिसमें प्रति आयतन में कितना द्रव्यमान है तो उसको घनत्व कहेंगे। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित वस्तु करें, जैसे वायु घनत्व, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई या लोहा। सबसे लोहा में घनत्व ज़्यादा होगा, तो बढ़ते क्रम में अधिक है। पदार्थ की विभिन्न अवस्था के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, सरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व उसको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा संघन हो, गाढ़ा हो। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिससे इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। लकड़ी का मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी का मेज क्या कहते हैं? ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन इस ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे के दक्ष होना पड़ेगा। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव घनत्व कम होगा, ठोस की अपेक्षा मटी कम होगा। जैसे लकड़ी की घनत्व ज़्यादा होगा ना, ऐसे बहुत कम होगा। लेकिन आपने बर्फ़ की टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा कि पता लगे ऐसा क्यों? देखिए, मैं बता दें हम आपको कि जब आप बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डालेंगे तब बर्फ़ का घनत्व कम होता है और पानी घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें तैरता रहता है बर्फ़। 1.4 क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण में हम जानते हैं कि जल पदार्थों के तीनों अवस्था में रह सकता है।
जल क्या रख सकता है, तीनों अवस्था में रखता है। पदार्थ अपन अवस्था भी बदल सकता है। जैसे मान लीजिए पानी को अगर गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो जल बन जाएगा। तब पानी एक ऐसा ही है, तीनों अवस्था में, द्रव में मिलेगा, जैसे पानी में द्रव हो गया, गैस में भी मिलेगा, वाष्प में, और ठोस में, इसको बर्फ कहते हैं। तो पानी एक ऐसा है, तीनों अवस्था में मिलेगा। ठोस जैसे बर्फ हो गया, ठोस क्या है, ठोस में क्या, बर्फ। द्रव जैसे जल हो गया, और गैस जैसे वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंतर क्या होता है, पदार्थ के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, जरूर खोजना चाहिए। चलिए खोजते हैं इसको भाई। चलिए इसको देखते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, क्रियाकलाप, एक्टिविटी 1.12। एक बीकर में, बीकर से गिलास लीजिए, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 में से दर्शाया गया है। उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बर्फ को छू रहा हो, बर्फ को छू रहा हो, ठीक है ना। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करें, उसको गर्म कीजिए, पानी डालिए, उसमें गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। जिसमें कहने का मतलब, एक बर्तन में, एक पात्र में लिया बर्फ का टुकड़ा, फिर उसको बर्नट पर गर्म किया और थर्मामीटर से नाप रहा है, तो इसका जब पूरा बर्फ पिघल जाए तो तब उसका तापमान क्या होता है। ठोस से द्रव अवस्था में होने पर परिवर्तन में प्रश्नों को नोट कीजिए, कैसा क्या बदला हुआ। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाए हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगा। जब तक से मान लीजिए, पहले आप पानी में बर्फ को गर्म कीजिएगा तो ऑटोमेटिक पानी हो जाएगा, पानी मिल जाएगा तो पानी से उसको गर्म कीजिएगा, तो फिर जब तक गर्म कीजिए जब तक उबलने ना लगे। जब उबल जाए तो तब थर्मामीटर के माप पर बराबर नज़र रखें, क्या उसका टेम्परेचर है। एक बार दाम लीजिए, तापमान सेल्सियस में भी नापते हैं और थर्मामीटर ये भी नापते हैं। जब तक कि अधिकतर जवलाष्प न बन जाए, ऑटोमेटिक मैंने गर्म होकर हीट होकर उड़ने लगेगा आकाश में। चलो, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रश्नों को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ने पर उसके गुणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। जब ठोस पिघलकर द्रव बनेगा तो वह इसका गलनांक कहलाता है। यही दिया है कि टुकड़े को पानी को गर्म कीजिए, पानी का बर्फ का टुकड़ा, फिर इसको इसकी तरह कीजिए, यही दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे आप देखते हैं। किसी ठोस गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। और एक नोट कीजिए ये भी, तापमान के अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मात्रक केल्विन होता है। तापमान केल्विन नापा जाता है। 0 डिग्री इक्वल टू
273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में घटना चाहिए या सेल्सियस में केल्विन में बदलने के लिए तापमान को 77 जोड़ देना चाहिए, ठीक ना।